हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। तो आज एक टॉपिक हिंदी का लेके आई हूँ, शब्द विचार। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, आते हैं। तो इसको एक लाइन से डिटेल से पढ़ते हैं और जहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या आता है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताते जाऊँगी। तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए शब्द विचार। वर्ण क्या होता है, आपका जो ध्वनि है वो छोटे छोटे जो लेटर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, वर्ण बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका एक एक जो वर्ण है, ये बा है, ये ना है, ये सारे वर्ण हो गए। और इनको जब जोड़ दिया जाता है, इनका एक समूह बनाया जाता है, लेकिन वो समूह सार्थक होना चाहिए, तब उसको क्या बोला जाता है, शब्द बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आपका पुस्तकालय, अब ये छोटे छोटे जो वर्ण हैं उनसे मिल के बना हुआ है, एक एक वर्ण से मिलकर बन गया है पूरा का पूरा आपका शब्द। अब ये सार्थक है। ठीक, तो ऐसे 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 जो समूह होते हैं, वर्णों के जो समूह होते हैं, उनको हम शब्द कहते हैं। ठीक है, अब आगे मेन यहीं पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इनका वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण आईएमपी है। तो देखिए प्रकार बहुत सारे हैं, इसमें अर्थ के हिसाब से अलग है, रचना और व्युत्पत्ति के हिसाब से अलग है, रूपांतरण के हिसाब से अलग है, और उत्पत्ति या उद्गम के हिसाब से वर्णों का जो वर्गीकरण है वो अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। तो उनको आगे चल के डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा ऐसे कर लिया है क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा हो रहा था और वहाँ पे जगह नहीं हो पा रहा था, इसलिए ऐसे कर दिया। तो देखिए शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, अर्थ, ये चीज़ को आप याद कर लीजिएगा, ये चीज़ पूछता है। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, रूपांतरण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फिर से आऊँगी। देखिए यहाँ पे व्युत्पत्ति यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी उत्पत्ति यहाँ पे लिखा हुआ है, व्युत्पत्ति यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक, और उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर अलग होता है। अर्थ के विचार से अलग होता है, और रूपांतरण या रूप परिवर्तन, तो ज़्यादातर रूपांतरण पूछता है, या फिर रचना के आधार पर पूछता है, अर्थ के आधार पर पूछता है, या फिर उत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति उत्पत्ति में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, रचना के साथ जुड़ा है व्युत्पत्ति और अलग से है उत्पत्ति। ठीक, तो शब्दों का वर्ग यहाँ पे अर्थ के आधार पर हमारा जो होता है, सबसे पहले अर्थ, याद रखिए कि सबसे पहले क्या होता है, अर्थ होता है। तो अर्थ के हिसाब से हमारा दो तरीके का होता है, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, अर्थ निकलेगा। अब सार्थक और निरर्थक का मतलब क्या होता है, सार्थक निरर्थक का मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं, मतलब कि वो कुछ अर्थ ही नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो वो निरर्थक है। और सार्थक मतलब उसका अर्थ निकल रहा है, वो समझ में आ रहा है, वो उसका कुछ मायने रखता है, उस शब्द का कुछ मायने रखता है, तो वहाँ पे हो जाएगा आपका सार्थक। आगे मैं पूरा डिटेल में अच्छे से बताऊँगी, अभी सिर्फ मैं बता रही हूँ कि कितने प्रकार के होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, अर्थ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, याद कर लीजिए, सार्थक और निरर्थक। रचना के आधार पर आपका तीन प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, अर्थ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सार्थक निरर्थक। रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक, रूपांतरण के आधार पर होते हैं दो प्रकार के, रूपांतरण के आधार पर होते हैं दो प्रकार के। आपको याद करा रही हूँ ताकि याद हो जाए आपको, इसलिए ऐसे बार बार रिपीट कर रही हूँ। रूपांतरण के आधार पर होता है विकारी, अविकारी, दो प्रकार के थे। रूपांतरण के आधार पर होते हैं दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। ठीक, थोड़ा टाइम लगेगा, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, याद हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर, ठीक, उत्पत्ति, रचना और व्युत्पत्ति, रचना के साथ जुड़ा हुआ है, व्युत्पत्ति और उत्पत्ति आपका अलग है। ठीक है, रचना के आधार पर जुड़ा हुआ है व्युत्पत्ति, वो होते हैं तीन प्रकार के, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और उत्पत्ति के आधार पर आपका होता है 5 प्रकार का, कहीं कहीं पे 4 प्रकार के दिया होता है, शंकर को नहीं रखा जाता है, बट यहाँ पे मैं जहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह जो भी है उसमें 5 प्रकार का दिया हुआ था, तो मैं आपको पूरा बता दे रही हूँ। बाकी आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो अगर आपको वहाँ पे आंसर जो आपको मिल रहा है, अगर 4
प्रकार के बोल रहा है तो आप 4 प्रकार के ही डालिएगा, बट मैं पूरा का पूरा आपको अच्छे से बता रही हूँ, इसलिए मैंने पाँचों को ले लिया है। ठीक, तो उत्पत्ति के आधार पर सबसे बड़ा समझ लीजिए, इसमें जो सबसे बड़ा है वो उत्पत्ति है। उत्पत्ति के आधार पर आपका 5 प्रकार से जा रहा है। ठीक है, तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के हैं, रूपांतरण के आधार पर 2 प्रकार के हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के हैं, अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के हैं। ज़्यादातर ऐसे पूछता है, रचना के आधार पर कितने प्रकार के हैं, रूपांतरण के आधार पर कितने प्रकार के हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे तो पता है कि यहाँ अगर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर ये 5 प्रकार हो रहे हैं, बट यहाँ वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के थे, ये 2 प्रकार के थे कि 3 प्रकार के थे। इसलिए जिसका जिसका जो है उसको उसी हिसाब से याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछता है क्वेश्चन रचना के आधार पर कितने। जब क्वेश्चन आते हैं सामने में तब याद नहीं रहता है, इसलिए इसको कुछ ऐसे ही बना के याद कर लीजिए ताकि आपको बिल्कुल याद हो जाए। अब आगे आते हैं, अब एक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अब अर्थ मतलब कि इनका अर्थ निकलना चाहिए। अब सार्थक मतलब कि उसका सही अर्थ निकलना चाहिए, निरर्थक तो इससे याद हो गया, अर्थ की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, तो अर्थपूर्ण शब्द होते हैं सार्थक। ठीक, सार्थक मतलब कि उनका अर्थ निकले। ठीक है, तो जैसे कि आम, इधर, पानी, ये सब हम बोल रहे हैं तो हमारे दिमाग में आ रहा है कि आम यानी कि एक फल के बारे में बात किया जा रहा है, पानी मतलब कि जो हम पीते हैं पानी, यानी कि इंग्लिश में उसको वाटर बोलते हैं, उसके बारे में बात किया जा रहा है। इधर मतलब इधर आओ, एक शब्द है जिसके बारे में बात चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे निरर्थक, निरर्थक का मतलब कि देखो, म आ, र, घई, नीमा, इनसे कुछ समझ में आया, इनसे कुछ अर्थ निकला, या आपको कुछ ऐसा लगा कि हाँ ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, नहीं तो ये क्या है, निरर्थक है। तो ऐसे शब्दों को निरर्थक कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक है कलम, ये हो गया सार्थक आपका। कलम 3 वर्ण से मिलकर बना है कलम। ठीक है, उसको मैंने इधर उधर कर दिया यानी कि लमक। अब कलम बोलने से आपको तुरंत पता चल रहा है कि कलम यानी कि पेन। ठीक है, तो उसके बारे में बात हो रहा, तो ये हो गया सार्थक। और लमक, इससे कुछ समझ, बस शब्दों का हेर फेर है, मैंने कर दिया तो उससे नहीं पता चल रहा, तो ये क्या हो गया, निरर्थक हो गया। बस इतना ही है। तो याद क्या करना है कि 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। फिर रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर यानी कि रचना के साथ में व्युत्पत्ति जुड़े, यानी व्युत्पत्ति, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। हाँ, यहाँ पे फिर एक एक करके पढ़ते जाते हैं। तो रूढ़ जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि खंड, उनका जो अगर आप खंड कर रहे हैं तो वो निरर्थक मतलब कि उसका कोई अर्थ ना निकले। ठीक है, अगर उसके आप खंड कर रहे हैं, रूढ़ शब्द का मतलब होता है अगर आप उसका खंड कर रहे हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलना चाहिए, वो निरर्थक होना चाहिए। कोई भी शब्द अगर उसको आप मान लीजिए आता है एग्ज़ाम में कि घोड़ा क्या है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और उसमें पूछता है 4 ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें घोड़ा अगर दिया हुआ है तो इसको आप पहले तो तोड़िए, अलग अलग कीजिए। ठीक है, खंड उनका एक एक खंड कीजिए और उसको फिर आप देखिए कि उससे कोई सार्थक शब्द निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो जैसे घोड़ा को हमने अलग अलग किया तो घो का कोई मतलब निकल रहा है, कोई सार्थक शब्द निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो ये क्या निरर्थक है, ये भी निरर्थक है। दोनों को जोड़ने से क्या हो गया, रूढ़ बन गया। तो जिनके और खंड ना किया जाए, ऐसा भी बोला जाता है, जिनके और खंड ना किया जाए या उनको रूढ़ शब्द कहा जाता है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर है यौगिक। यौगिक में क्या हो जाता है, खंड सार्थक होने चाहिए, उनके खंड क्या है, सार्थक होने चाहिए, तो वो होता है आपका यौगिक शब्द। ठीक है, मैंने इसको ऐसे याद किया है कि जो आपका जो संधि होता है, संधि वाले जिनका ज़्यादातर मैंने याद किया हुआ है, ऐसे समझ के जितने भी संधि वाले आएंगे वो क्या होंगे, यौगिक होंगे। जैसे कि विद्यालय, तो विद्या धन आलय यानी कि ये यौगिक होगा। विद्या का अर्थ है सार्थक, आलय का भी है एक सार्थक शब्द है, दोनों क्या है, सार्थक शब्द मिलके यौगिक बनते हैं। तो उनको जब आप तोड़ेंगे तो वो सार्थक शब्द होने चाहिए, अलग अलग होने पे, खंड करने पे उनका सार्थक शब्द निकलना चाहिए, तो वो क्या होंगे, यौगिक शब्द होंगे।
ठीक, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़। तो योग रूढ़ का मतलब क्या होता है, जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताए। ठीक है, विशेष अर्थ बताए। कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है, इनका मतलब पूछ देता है कि यौगिक का मतलब क्या है। तो खंड सार्थक होने चाहिए, खंड निरर्थक होने चाहिए, और यहाँ पे है उनका अर्थ जो है वो ना हो के कुछ और निकलना चाहिए। ठीक है, योग ऋण में जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं। ठीक, इसको मैंने कैसे समझा है, जो बहुब्रीहि समास होते हैं, जो बहुब्रीहि समास होते हैं उसमें क्या होता है, जो उनका जो शब्द होता है उस शब्द का अर्थ ना निकल के कुछ और ही निकलता है। तो सेम यहाँ पे भी है योग रूढ़ में। आप ये एक समझ लीजिए कि ये बहुब्रीहि समास की तरह होता है योग रूढ़। तो देखिए, पंकज, पंकज का विशेष अर्थ क्या होगा, कमल होगा। ठीक, तो ऐसे करके आप अब आगे रूपांतरण के आधार पर। ठीक है, रूपांतरण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, विकारी, अविकारी। रूपांतरण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। विकारी अविकारी पहले भी मैंने बताया हुआ है, बट यहाँ पे फिर से बता दूंगी कि विकारी का मतलब होता है जिसके लिंग पुरुष वचन के कारण रूप बदलते हैं, उसे क्या कहते हैं, आपका विकारी। जैसे मैंने आपको बताया था, जो हम हमेशा पढ़ते आए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारे विकारी हैं। तो आपका क्या है, लिंग में परिवर्तन होना चाहिए, वचन में परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में अगर आपका परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, विकारी होगा। और अविकारी में क्या है, जिनके लिंग पुरुष वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होगा, वहाँ पे अविकारी होगा। तो सारे जो अवयव होते हैं वो आपके अविकारी होते हैं, जैसे कि आज, कल, पीछे, इसलिए, परंतु, किंतु। तो ऐसे शब्द में किसी लड़का लड़की की आवश्यकता नहीं होती है, किसी लिंग की आवश्यकता नहीं होती है, किसी वचन की आवश्यकता नहीं होती है, ये सारे में एक समान लगते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है, इसलिए क्या है, ये अविकारी है। तो रूपांतरण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। उत्पत्ति उद्गम के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी नहीं, अभी सिर्फ इतना ही बताऊंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके डिटेल से पूरा वीडियो लेके आऊँगी, तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज के लिए। तो अभी उत्पत्ति उद्गम के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो तत्सम क्या होते हैं, तत्सम हमारे जो संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं, जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं, वो क्या होते हैं, तत्सम। मैं इसको कैसे याद की हूँ, भूल जाता है, क्योंकि कई बार पूछता है तत्सम कैसे शब्द होते हैं, संस्कृत वाले, हिंदी वाले। तो कई बार अगर भूल जाता है तो कुछ चीज़ों को याद कीजिए। मैंने दा को लिया है कि अगर तद्भव, दा आ रहा है, दा क्या होगा, हिंदी वाले शब्द, और आधा ता आ रहा है तो संस्कृत वाले शब्द, तत्सम। तो ये अब बोलने से भी तत्सम, थोड़ा सा बोलने में संस्कृत जैसा आता है बोलने पे, तो उसको क्या बोलेंगे, संस्कृत के समान, तद्भव। इसमें आधा दा आता है, भव, तद्भव, ऐसे करके। तो ये संस्कृत से हिंदी बने हुए हैं, तो हिंदी वाले जो शब्द हैं वो आपके तद्भव होते हैं। देशज मतलब जो घरेलू बोलचाल की जो भाषा होती है हमारी, देशज होती है। जैसे आपका लोटा और बहुत सारे जो शब्द हैं, आगे मैं बताऊंगी आपको, तो वो क्या होंगे, देशज, घरेलू बोलियों के शब्द होते हैं देशज। विदेशज क्या होते हैं, विदेशी भाषा से हिंदी में आए हुए हैं, उनको हम विदेशी शब्द बोला जाता है, विदेशी शब्द बोला जाता है। कई जो शब्द हैं जो विदेश से आके हमारे हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज में वो यूज होते हैं, तो उनको विदेशज शब्द बोला जाता है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, संकर, संकर शब्द क्या होता है, दो जो अलग अलग भाषा के शब्द हैं वो आपस में मिल के एक शब्द बनाते हैं, उनको संकर शब्द बोला जाता है। भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या है, आपका संकर शब्द। जैसे कि टिकट, घर, तो टिकट आपका अंग्रेजी शब्द है और घर आपका हिंदी है, तो दोनों मिल गया तो आपका क्या होगा, टिकट घर। ठीक है, ऐसे शब्द संकर मतलब कि जोड़ना, जोड़ के आपस में जुड़ के ये नहीं यूज हो रहा है, तो ऐसे शब्द को क्या बोला जाता है, संकर शब्द। तो अभी इतना ही है, आगे का फिर मैं और बनाती जा रही हूँ, फिर आपको बताते जा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच इतना वीडियो देखने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़